नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आपका आज फिर स्वागत है। मित्रों, दिल्ली के लिए बहुत ख़राब खबर है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है, एयर पोल्यूशन, वो खतरनाक स्थिति में पहुँच गया है। यानी दिल्ली में प्रदूषण की आपात स्थिति पैदा हो गई है और उसके लिए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि वो दिल्ली में ऑड इवन शुरू करेगी 13 तारीख से 20 तारीख तक। यानी पहले एक हफ्ता होगा और अगर इस बीच कुदरती हवा चल गई, बारिश हो गई तो फिर स्थितियाँ ठीक होगी, नहीं तो फिर ये इसको ऑड इवन को कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको हो सकता है कि लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि स्थितियाँ जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इसका बीजेपी ने और जो बीजेपी सपोर्टेड RWA है, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है और जो ऑड इवन से लोगों को परेशानी होती है और इससे पोल्यूशन में कमी नहीं होगी। और आज जो गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो सड़कों पर उतर आए और वो खुद ही वो जगह जगह सफाई और इंतज़ाम देखने गए थे कि सफाई हो रही कि नहीं। तो आज दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने बताया कि 13 से 20 नवंबर तक सम और विषम यानी ऑड और इवन होगा और इसमें जो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो सुरक्षित मानक से 7 से 8 गुना ज़्यादा हो गया है। और दिल्ली में 421 रहा आज AQI और गाजियाबाद में 391। गाजियाबाद में थोड़ा सा कम हुआ, कल वहाँ 466 से ऊपर था। और ग्रेटर नोएडा में भी आज मामूली से कमी आई है, वहाँ 420 हुआ है और कल वहाँ करीबन 470 के आसपास था। फरीदाबाद में भी मामूली से कमी आई है, 412 और गुरुग्राम में भी 373 हुआ है। और दिल्ली में भी आप कहोगे तो 466 था कल और उसमें से 421 हुआ है, यानी मामूली सा कमी आई है, लेकिन ये 400 से ऊपर है। अगर AQI 200 से ऊपर जाता है तो वो खतरनाक स्थिति में हो जाता है और जैसे वो बढ़ता रहता है 300 के पार वो सीवियर हो जाता है और 400 के बाद जो है वो खतरनाक स्तर जिसको हम बोलते हैं वहाँ हो जाता है। और उसका जो उसका रंग है वो रेडिश हो जाता है, यानी लाल सुर्ख। तो इसलिए इसको एक कैटेगराइज किया हुआ है। तो दिल्ली की जो हवा है वो हरे रंग की तो बहुत कम होती है, जिसमें अप्रैल मई में जिस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और जो ठंडी का जो पोल्यूशन हो सकता है वो डिजोल्व हो चुका होता है, उस वक्त कभी कभी हरी हो जाती है। अदरवाइज़ दिल्ली में या तो पीली होती है या पीली से ऊपर पे ऑरेंज हो जाती है, फिर उसके बाद रेड हो जाती है। तो अब ये जो ऑर्डर इवन है वो 13 से 20 नवंबर के बीच होगा, यानी 13 तारीख को चूँकि ये इवन होगा और 14 को फिर ऑड होगा। यानी जिन गाड़ियों के नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, उनकी गाड़ियाँ सम यानी इन्हीं तारीखों में, जैसे कि 13 तारीख को होगा तो 14 को सम चलेगी, फिर 16 को चलेगी, फिर 18 को चलेगी, फिर 20 को चलेगी। और जो विषम होंगी वो 13 को बंद रहेंगी और फिर उसके बाद 15 को बंद रहेंगी, फिर 17 को बंद रहेंगी, फिर 19 को बंद रहेंगी। यानी आधी आधी गाड़ियाँ सम होंगी जो ऑड होंगी और आधी गाड़ियाँ विषम होंगी यानी इवन होंगी। तो दिल्ली में आधी गाड़ियाँ नहीं चलेगी। नहीं, अगर आपको याद हो पिछली बार जब 2016 में वो ऑड इवन लगाया था तो लोगों ने दो दो गाड़ियाँ ले ली। मतलब आपने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि दिल्ली में वैसे ही पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है तो लोगों को दो गाड़ियाँ लेनी पड़ी, एक गाड़ी ऑड नंबर की और एक गाड़ी इवन नंबर की। और जिस दिन इवन चले तो लोगों ने इवन चलाई और जिस दिन ऑड बंद थी तो इस तरह से लोगों ने उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया था। तो जिनके पास पैसा था उन्होंने तो ले लिया, बाकी लोग तो अपने बसों में चल रहे थे या मेट्रो में चल रहे थे। और इसमें सरकार ने जैसे CNG को फ्री कर रखा है, स्कूटर मोटरसाइकिल को फ्री कर रखा है और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं या हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो फ्री हैं। तो बेसिकली जो दिल्ली में अभी इस वक्त पेट्रोल की गाड़ियां चल रही हैं, डीजल की तो ऑलमोस्ट 10 साल जो पुरानी हो रही हैं वो बंद हो रही हैं। और जब ग्रेडेड रिस्पांस स्कीम लागू होता है तो उसमें जो BS4 की गाड़ियां हैं वो दिल्ली में वैसे नहीं चलती हैं, BS4 डीजल वाली और पेट्रोल वाली जो चलती हैं। तो कुल मिला के इनकी संख्या कम है। कम मतलब कि बाकी गाड़ियाँ चूँकि लोगों ने कन्वर्ट करा दी हैं CNG में
और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी अब लोग ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि लोगों ने ऑल्टरनेटिव भी कर लिया है, यानी जिनके पास ऑड और इवन दोनों गाड़ियां लोगों ने घरों में रख ली है, और नहीं तो एक स्कूटर ले लिया, स्कूटी ले ली है। तो सड़कों पर गाड़ी कैसे कम होगी, ये तो अब देखना होगा। लेकिन ये कि एक ये प्रिवेंटिव तरीका है कि आप कर दो। नहीं तो सरकार ने एक और कहा कि 50% लोग जो है वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों को पता लग गया कि घर से काम हो सकता है, और लोगों ने अपने घरों में ऐसी व्यवस्था भी कर दी है, वाईफाई लगा दिए हैं, कंप्यूटर ले लिए हैं, लैपटॉप ले लिए हैं। तो ये व्यवस्था लोगों ने कर ली है। तो अब चूँकि व्यवस्था होगी तो सरकार को अब ये कर देना चाहिए कि भैया करो इसको। दूसरा कि जो दिल्ली के स्कूल हैं उनमें 12, 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाओं में 10 तक की छुट्टी कर दी गई है। यानी आज तो आपकी 6 हो गई, तो 4 दिन की छुट्टियां हो गई। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर मौसम विभाग ने तो नहीं कहा है, पर हो सकता है कि नेताओं को पता चल गया हो कि 10 तारीख के बाद हवा चलनी शुरू हो जाएगी, तो जो पोल्यूटेंट हैं इस हवा में, जो प्रदूषित कण हैं, वो कण डिजोल्व हो जाएंगे या उड़ जाएंगे। तो बाकी को तो नहीं पता, लेकिन अब मौसम विभाग ने तो नहीं कहा ऐसा, पर ये ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 10 तारीख तक स्कूल बंद और 20 तारीख तक ऑर्डर इवन। और मित्रों, इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आज सड़कों पर उतर आए, और उन्होंने जगह जगह जो फुटपाथ पर और साफ सफाई का, धूल जगह जगह खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि इस पर धूल पानी का छिड़काव करो, झाड़ू लगाओ, ताकि धूल न रहे। जो धूल उड़ेगी तो लोगों की सांस में जा रही है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, सांस से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, और बुजुर्ग बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इस वक्त बड़ा खतरनाक है, बड़ा ख़राब है। तो उसके लिए एलजी सड़कों पर उतर आए। तो मित्रों, ये बड़ा इसमें कठिन दौर है, तो सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, और जो लोग घरों से काम कर सकते हो घरों से काम करें। और जो पराली जलाना, आपके ट्रकों का आवागमन, ये सब तो वैसे बंद कर दिया गया है, और बाकी लोग खुद से देखें कि अगर वो लोग घर से काम कर सकते हैं तो घर से काम करें। और मित्रों, दूसरी खबर है कि आज दिल्ली सरकार को ऐसा लग रहा है सबको कि शायद केजरीवाल को अरेस्ट कर दिया जाएगा। ईडी ने उनको नोटिस भेजा था, पर लेकिन वो नहीं आए। तो अब जो दिल्ली के मंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं कि पहले केजरीवाल ने कहा कि अगर ये अरेस्ट कर देंगे तो हम जेल से चलाएंगे, और उसके बाद आतिशी ने कहा, फिर जो ये भारद्वाज हैं इन्होंने कहा कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि मैंडेट मिला है सरकार चलाने का, तो हम जेल से ही चलाएंगे, चाहे जेल में डाल दें। तो कटुता बढ़ रही है, और वो कटुता किस लेवल तक बढ़ेगी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मित्रों, इजराइल ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर दिया है। पहले उसने जगह जगह बम फोड़े, कई लोग मर चुके हैं, बच्चे मर गए हैं, महिलाएं मरी हैं, और अब उसने शहर को घेर दिया, क्योंकि वहाँ वो सड़क मार्ग से, यानी ज़मीन पर ग्राउंड लेवल पर अपने टैंकर के जरिए अब हमला कर रहा है। और उसने सोचा कि इस बार हम गाज़ा को नहीं छोड़ेंगे, गाज़ा को अपने कब्जे में ले लेंगे, और इसलिए वो हमास के खिलाफ आखिरी युद्ध कर रहा है। लेकिन एक्चुअल हमास तो है ही नहीं, हमास तो भागा हुआ है, वो तो आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, वो जगह जगह छुपे रहते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, आम आदमी को, आम आदमी मर रहा है, उस आम आदमी को कैसे बचाया जाए। तो अभी तक ऐसा अनुमान है कि इस युद्ध में फिलिस्तीन के 9,700 लोग मर चुके हैं, और इजराइल के 1,400 लोग मरे। ये 1,400 लोग स्टार्टिंग में मरे थे जब हमास ने अटैक किया था। तो इसमें भी कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, तो इस तरह से ये लोग और मित्रों, इसके अलावा जो खबर है कि जो दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, जो एनसीआर में आते हैं, वहाँ के डीएम भी अब एक्शन में है। वो भी अब उन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी है कि हम लोग प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जो सीपीसीबी ने और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कमीशन ने ऑर्डर किए हैं, क्या उस ऑर्डर को लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं, उस बारे में भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा मित्रों, चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त की बिक्री आज से शुरू हो गई है, और
ये एसबीआई के थ्रू आप ले सकते हैं और अपनी पसंदीदा पार्टी को जमा कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी चल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक ही पार्टी को सारा चंदा मिल रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कुछ समय दिया है कि आप बताइए कि ये पैसा आपको कब तक मिलेगा। तो मित्रों, और जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो 20 तारीख से शुरू होगा, 28 तारीख तक चलेगा। और इस बार सबसे अधिक फिल्में विदेशों से आई है, 3 गुना ज़्यादा। और कैचिंग डस्ट जिसकी ओपनिंग फिल्म होगी, और जो क्लोजिंग फिल्म होगी द फेदर वेट होगी। तो आज सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने पूरी डिटेल दी कि किस तरह से हम इस बार फिल्म फेस्टिवल को बहुत अच्छा बना रहे हैं, यानी नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। और मित्रों, आज राष्ट्रपति ने जो नए सीईसी हैं, यानी सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, उनको आज शपथ दिलाई। और आज उसमें प्रधानमंत्री और तमाम जो डिग्नेटरीज़ हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो भी उसमें आए थे। तो ये जो है हीरालाल सांवरिया हैं, और ये 85 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और मित्रों, इसके अलावा क्रिकेट की थोड़ी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने एंजेलो मैथ्यू। ये भी देखिए हिस्ट्री कैसे कैसे बनती है। आज दिल्ली में श्रीलंका और आज बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा था। तो क्रिकेट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो खेल भावना की चर्चा बहुत होती है। पिछले कुछ सालों में मॉकडेटिंग रनआउट को लेकर विवाद होता रहा है, और इसके लिए खेल भावना को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो टाइम आउट को लेकर भी विवाद हो चला है। श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज सोमवार को यहाँ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट करार दे दी गई, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये पहली बार है कि वो टाइम आउट हुए हैं। इसे लेकर चर्चा खूब हो गई। हालांकि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में इस तरह के कुछ कुछ होता है। तो सदीरा समर विक्रम के आउट होने के बाद मैथ्यू जैसे ही क्रीज पर पहुंचे और हेलमेट लगाने लगे तो उनका स्ट्रेप टूट गया। उन्होंने ड्रेसिंग रूम से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगा। और इस बीच बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज़ के खिलाफ टाइम आउट की अपील की, और अंपायर ने उसे मान लिया, आउट दे दिया, और उसके बाद वो चले गए। हालांकि मैथ्यू ने अंपायर को बताया और साकिब से बात की और अपने हेलमेट के टूटा हुआ स्ट्रैप को दिखाया, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने अपील वापस लेने से इनकार कर दिया। तो मित्रों, ये एक खेल भावना का परिचय है। अगर श्रीलंका चाहती तो उसे खेल भावना के हिसाब से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देते हैं और कभी उनको वापस बुला लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक बार बुलाया था। कभी कभी क्या होता है कि आप जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, बैट्समैन रन बनाने के लिए आगे निकल आता है, तो उसमें जो बॉलर होता है वो रुक जाता है, बॉल फेंकता नहीं है, और जैसे ही खिलाड़ी क्रीज से निकल जाता है उसकी स्टंप आउट कर देते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे हुआ है कि आउट कर दिया, कुछ जगह ऐसा हुआ कि खेल भावना से उनको रोक दिया। तो आज श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने खेल भावना का परिचय नहीं दिया, और श्रीलंका ने 279 रन बनाए, और उसके बाद बांग्लादेश के लिए 3 उन्होंने रन लिए थे। और दूसरा, आज भारत तो आपको पता ही है, तो श्रीलंका की टीम भले ही विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं से बाहर हो गई है, लेकिन 2 साल बाद उसने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना स्थान, जो उसका चैंपियंस ट्रॉफी में तभी होगा जब वो क्वालिफाई यहाँ से करेगा। तो वो जो है अभी, चूँकि श्रीलंका का है, उसने 7 में से 2 ही मैच जीते, 5 हार गया, ये 8वां मैच उसका था। और
जो है बांग्लादेश, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आज अच्छा खेलेगी, लेकिन श्रीलंका ने केवल 279 ही बनाए और बांग्लादेश ने 282 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। और बांग्लादेश ने 41 ओवर में ही बना दिए, जबकि श्रीलंका ने 49 रन में बनाए थे। तो अभी जो है भारत नंबर 1 पर है, 8 में से 8 मैच जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका 2 पर है, ऑस्ट्रेलिया 3 पर आ गई है और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान 5वें स्थान पर है। और अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इसमें बदलाव नहीं होने वाला है, और एक सिर्फ जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में इन ये तो अब बराबर हो गए हैं, और अब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड शायद अब सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 तो पहुंच चुके हैं, चौथी टीम ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड होगी। तो इसका जैसे भी होगा मैं आगे इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अपने मित्रों को भी शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।